देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास यूनिट में हमने कुछ कुछ चीज़ों को देखा था कि एटॉमिक मास यूनिट कैसे दिया गया था, कहाँ से इसे क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ का एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ेंगे। अब एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है या ये क्यों दिया जाता है, तो उससे पहले हम देख लें कि हमने एएमयू के बारे में क्या पढ़ा था। तो एएमयू क्या है, एक रेफरेंस है। ठीक है, हमने ये देखा था कि एक रेफरेंस है मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, एटम्स के लिए या मॉलिक्यूल्स या उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए जिसे हम केजी में और ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एज ए रेफरेंस लिया गया था। ठीक है, और हाइड्रोजन को 1 AMU कहा गया था। हाइड्रोजन एज ए रेफरेंस एज ए स्टैंडर्ड रखा गया था। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन एज ए स्टैंडर्ड आया था। ऑक्सीजन के मास को हम क्या कहते थे कि ये 16 AMU से रिप्रेजेंट करते थे इसे। उसके बाद फिर जो रेफरेंस दिया गया वो कार्बन के आइसोटोप को लेकर दिया गया। तो कार्बन 12 के आइसोटोप को लेकर दिया गया और क्या कहा गया कि कार्बन 12 जो है वो 12 AMU के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली 12 AMU के बराबर होना चाहिए। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, रेफरेंस हैं जो एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज को हम किस में लिखते थे, इस चीज को हम ऐसे भी लिखते थे 12U के रूप में। U क्या है, तो U यहाँ पे यूनिफाइड मास कहलाता है। ठीक है, U यहाँ पे यूनिफाइड मास है। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, ये एवरेज एटॉमिक मास क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हम अर्थ में हमारी जो धरती है, धरती में जब कार्बन या और भी एलिमेंट्स निकलते हैं तो एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप से पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं कार्बन 12। ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन 12 के रूप में पाया जाता है। यही कार्बन 13 के रूप में पाया जाता है और ये कार्बन 14 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों के कुछ रिलेटिव अबंडेंस होते हैं। ठीक है, इनके कुछ अबंडेंस कहने का मतलब है इनके कुछ परसेंटेज होते हैं जो अर्थ में मिलते हैं, मतलब ये सब मिला के 100% होने चाहिए, इस तरीके से कहा जाता है। ठीक, अब ये आइसोटोप सिर्फ कार्बन के नहीं, ये काफी सारे एलिमेंट्स के होते हैं। तो ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हमें दिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के आइसोटोप देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 14, ये सभी आइसोटोप्स हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स का स्पेलिंग चेक करना था। देन नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, फास्फोरस के पाए जाते हैं, सल्फर के पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक, तो जब ये आइसोटोप्स अर्थ से बाहर आ रहे हैं, निकलते हैं या अर्थ से जब इसे निकालते हैं तो होता क्या है कि सभी आइसोटोप्स का अपना कुछ मास होता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम कार्बन को लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड सेट किया गया है। कार्बन जो है एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है। हमने एटॉमिक मास यूनिट में देखा था कि कार्बन जो है, कार्बन का 1/12 पार्ट जो था वो एज ए 1 AMU कहा गया था। कार्बन के 12वें हिस्से को हम क्या कहते थे, जो मास को लिए थे उसे 1/1 AMU कहा गया था। ये 1 AMU क्या है, तो 1 AMU यहाँ पे हाइड्रोजन के मास को दिखाया गया है। ठीक, तो इस जगह पे ये जो स्टैंडर्ड है कार्बन का, तो यहाँ पे हम कार्बन एग्जांपल लेके चलेंगे। अब एवरेज एटॉमिक मास देते कैसे हैं, तो सिंपली जैसा हम अपने मैथ्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में देखते हैं कि अगर किसी क्लास का रिजल्ट आया है, ठीक है, किसी क्लास का अगर रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में एवरेज नंबर कैसे निकालते हैं। तो सपोज कीजिए कोई क्लास के, किसी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स अगर किसी क्लास में,
50 स्टूडेंट्स हैं और ये 50 स्टूडेंट्स के अलग अलग नंबर हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के एक नंबर तो हो नहीं सकते, तो इन सब के अलग अलग नंबर से सपोज कीजिए यहाँ पे 50 में से 45 स्टूडेंट्स हैं जिनके इसमें मैं नंबर भी डाल देता हूँ, मान ली 50 स्टूडेंट्स है और ये लगभग 20 मार्क्स के लिए टेस्ट लिया गया था, ठीक। तो 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एक 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपको 18 हो, ठीक है, 18 मार्क्स आए हो 45 स्टूडेंट्स के। उसके बाद यहाँ पे 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके आपके पास मार्क्स 19 हो और 1 ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास मार्क्स 20 हो। तो अगर मुझे यहाँ पे एवरेज मार्क्स निकालना हो इनका, तो हम क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स के लिए हम क्या करते हैं, तो इस जगह पे एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू क्या किया जाता है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा एवरेज होगा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स ये हमारा एवरेज होगा। तो कैसे लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि सबसे पहला क्या है, 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 18 मार्क्स आए हैं, तो हम क्या करेंगे 45 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना होगा, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, ठीक है। मतलब ये एक तरीका है एवरेज मार्क्स निकालने का। तो यहाँ पे जो भी हमें मार्क्स मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स के इन 50 बच्चों में, वो इनका एक एवरेज मार्क्स, मतलब इन सब के मार्क्स को मिला के दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं कि अगर इसी चीज को हम एलिमेंट्स में लेके, अब अगर एलिमेंट्स निकल रहे हैं धरती से, एलिमेंट को बाहर किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के अगर एलिमेंट को बाहर किया जाए तो हम एक चीज ये देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने कार्बन लिया, अब इस कार्बन में हमको क्या क्या मिल रहा है, तो कुछ आइसोटोप्स हैं जो कार्बन 12 के हैं, ठीक है, और कार्बन 12 के आइसोटोप्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आइसोटोप्स हमें यहाँ कार्बन 13 के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ आइसोटोप्स हमें यहाँ कार्बन 14 के भी देखने को मिल रहे हैं, कार्बन 14 के आइसोटोप्स बहुत कम होते हैं। तो ये जो आइसोटोप्स है ये क्या है, ये हमारा C12 है, ये हमारा C13 है और यहाँ पे ये हमारा C14 है। तो एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली हम कैसे लेंगे, तो इन तीनों के मास को और इन तीनों के रिलेटिव एटॉमिक सॉरी इन तीनों के जो एटॉमिक मास यूनिट है उन सबको जो हम एक साथ जोड़ेंगे तो उसे हमें एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें इसी वजह से, इन आइसोटोप्स की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे और इन आइसोटोप्स को कैसे निकाला जाता है, कैसे इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, उसके फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The average of the masses of the isotopes of an element is the average atomic mass। मतलब हम जो भी यहाँ पे आइसोटोप्स के मासेस को ले रहे हैं उनके जो एवरेज को निकालेंगे तो वो हमें एवरेज एटॉमिक मास देगा। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस। मतलब इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, तो जो भी हमारा आइसोटोप का मास होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ कार्बन 12 लिया है, कार्बन 13 लिया है और कार्बन 14 लिया है, तो इन तीनों का जो भी आइसोटोपिक मास होगा उसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस से, मतलब जो
अर्थ में इनका जो परसेंटेज है, मतलब ये किस परसेंटेज में पाए जाते हैं, मतलब कितनी संख्या में पाए जाते हैं, किस परसेंटेज के हिसाब से ये धरती से मिलते हैं, तो उस चीज को यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे किससे, तो 100 से। तो ये हमें क्या देगा, एवरेज एटॉमिक मास देगा। एग्जाम्पल, यहाँ हमने आइसोटोप लिया है, रिलेटिव अबंडेंस है हमारा, और एटॉमिक मास यूनिट है AMU है। तो सबसे पहला कार्बन 12 का रिलेटिव अबंडेंस कितना है, तो 98.892%। ठीक है, ये परसेंटेज है जिस परसेंटेज में कार्बन 12 अर्थ में पाया जाता है। इस कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है। देन कार्बन 13 का जो रिलेटिव अबंडेंस है, मतलब परसेंटेज है जिस परसेंटेज में ये पाया जाता है, वो है 1.108%। इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 13.00335 AMU है। देन कार्बन 14 का जो रिलेटिव अबंडेंस है वो है 2 × 10⁻⁻10%। ये बहुत 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 ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, मतलब इसकी संख्या आप कह लो, अगर कार्बन 12 और 13 से हम कंपेयर करें तो ये नगण्य है, एकदम नगण्य, मतलब बहुत ही कम संख्या में है। ठीक, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ संख्या में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम अर्थ से कार्बन को निकालें तो ये तीनों हमें देखने को मिलेगी। तो इस जगह पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो सैंपल था, वो सैंपल में किसी एक का एटॉमिक मास ना होकर के तीनों का एटॉमिक मास होता है। मतलब हमने जो सैंपल लिया था, इस सैंपल में किसी एक का एटॉमिक मास नहीं होगा, उसमें तीनों के एटॉमिक मास हमको देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा कार्बन 12, सबसे ज्यादा हमें कार्बन 12 देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ मात्रा होगी कार्बन 13 की, जो ग्रीन सर्कल से मैं दिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए कार्बन 13 है। ठीक है, और इसमें सबसे कम संख्या में होंगे तो वो क्या होंगे, वो होंगे कार्बन 14, जिसे मैं ब्लू सर्कल से दिखा रहा हूँ। तो ये कार्बन 14 है जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो फ्रॉम द अबव डेटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी 98.92। मतलब यहाँ पे हमने तो बेसिकली क्या किया है, राउंड ऑफ करके इस जगह इसको लिया है, 98.892 को हमने लिया है 98.92, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है इसके एटॉमिक मास यूनिट से। यहाँ पे कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 12 होता है। तो चूंकि एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, इसीलिए इस यहाँ पे हमने AMU की जगह U लिखा है। तो 98.92 इंटू 12U, ये कार्बन 12 का मास मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस, मतलब इनका परसेंटेज है, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स के वक्त में देखा था। प्लस यहाँ पे 1.108 इंटू 13.00335 यू लिया है, ये कार्बन 13 का रिलेटिव अबंडेंस है और एटॉमिक मास है। उसके बाद कार्बन 14 का भी इसी तरीके से हमने लिखा है। इसे हम किससे से डिवाइड करेंगे, तो 100 से। जब इसे हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली हमें कितना देता है, 12.011 यू। मतलब हम कह सकते हैं कि इस जगह पे जो हमें एवरेज एटॉमिक मास देखने को मिला है, वो एवरेज एटॉमिक मास कितना है, तो वो है 12.011 यू, 12.011 यूनिफाइड मास। मतलब जब इन तीनों का हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आना चाहिए, 12.011 यू। इसे ही एवरेज एटॉमिक मास क्या कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रो के। इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी निकाला जाता है और इसी तरीके से बाकी सब एलिमेंट्स का भी निकाला जाता है।